नमस्कार। गवर्नमेंट कॉलेज मेडता सिटी बलदेव राव साहित्याचार्य हिंदी ये पार्ट फर्स्ट पेपर हिंदी लिटरेचर सेकंड। आज अपन अध्ययन करेंगे हिंदी भाषा के विकास क्रम का, यानी भारत की जो राष्ट्रभाषा या संपर्क भाषा हिंदी है, उस हिंदी का विकास किस प्रकार से हुआ। यानी अपन ने पहले भी अध्ययन किया था कि भारत की जो आर्य भाषाएं हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक आर्य भाषाएं, इनके बारे में अपन अध्ययन कर चुके हैं। तो अपनी हिंदी भाषा का जो विकास क्रम वो इस प्रकार से, सबसे पहले अपन प्राचीन आर्य भाषाओं में अपन ने देखा था कि वैदिक संस्कृत, यानी संस्कृत के दो रूप थे। ऋग्वेद संस्कृत का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। तो वैदिक संस्कृत इससे आगे चलकर के निकली थी लौकिक संस्कृत, इसको क्लासिकल संस्कृत के नाम से भी जाना जाता है। और ये व्याकरण के जो नियम है, व्याकरण के नियम ने इसको जकड़ दिया था, जिसके कारण से ये एक प्रकार से या यूं में इसका विकास एक प्रकार से अवरुद्ध हो गया था। तो इससे आगे चलकर के बनी थी पाली, जो बौद्ध साहित्य की भाषा मानी जाती है। और पाली से प्राकृत, यानी जैन ग्रंथों की जो भाषा है, प्राकृत मानी जाती है। ये मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में आएगी प्राकृत, और इससे अपभ्रंश। तो ये आपके प्राचीन और ये मध्यकालीन आर्य भाषा है। अब इस अपभ्रंश से अपनी हिंदी भाषा, अपभ्रंश का एक रूप था शिवसैनी, इसको मध्य क्षेत्र या मध्य देश के नाम से भी जाना जाता है। अपभ्रंश का एक रूप शिवसैनी अपभ्रंश से अपनी हिंदी भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है। इससे या यूपी से इससे निकली हुई अपनी जो बोली है, ये हिंदी भाषा है। और अब हिंदी भाषा का विकास लगभग 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। यानी 1000 ईस्वी के आसपास हिंदी बोलचाल की भाषा के रूप में व्यवहार में आ चुकी थी। 1250 ईस्वी तक इस प्रकार माना जाता है कि अपभ्रंश का साहित्य है वो 1250 ईस्वी तक, यानी लिखित में भी इसका अपभ्रंश का प्रयोग हो रहा था। उसके बाद में आपके हिंदी, आपके साहित्य की भाषा भी बन चुकी थी। तो इस 1000 ईस्वी ये कोई कटौती की सीमा नहीं होती है। कोई भी भाषा होती है झटके के साथ समाप्त नहीं होती है, और झटके का समाप्त ये प्रारंभ भी नहीं होती है। तो यही आपकी हिंदी भाषा की 1000 ईस्वी के आसपास की बोलचाल की भाषा बन चुकी थी। लेकिन 7वीं और 8वीं शताब्दी की भाषाओं के भी कुछ नमूने जो हिंदी के लिए एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि इस समय भी हिंदी भाषा के शब्द व्यवहार में आ चुके थे। तो इनके एक दो नमूने अपन देख सकते हैं। 7वीं शताब्दी में एक कवि हुए थे मुंज, इनकी भाषा का एक नमूना देखिए। भला हुआ जो मारिया, विहिणी मारा कंथु, लदेदम तू वयस्सी, एहु बगा, एंतु। यानी इसमें इस नवे में यदि अपन देखें तो इसमें भी हिंदी भाषा के शब्द अपने सामने आते हैं। और 8वीं शताब्दी में एक कवि हुए थे सरहपाद, या इसको सरप्पा के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्होंने भी जह, मण, पवन ने संचय है, नवी ससी प्रवेश, तहन वट चित्तो, विश्राम करे,
सरह कटी वेश, यानी जहां मन पवन, यानी जहां मन और पवन संचरी यानी गतिशील नहीं होते, रवि यानी सूर्य और चंद्रमा का जहाँ प्रवेश नहीं, वहाँ अपने चित्त को विश्राम दे। और इसी प्रकार से इसका अर्थ हुआ भला हुआ जो मारे विघ्न मारकंतु लजंतु वैश्य कहू मगावर एंतु, यानी एक नायिका अपनी सखी से कहती है कि सखी अच्छा हुआ मेरा पति युद्ध क्षेत्र में मारा गया, यदि वो युद्ध क्षेत्र से भाग कर आ जाता तो मैं अपनी सहेलियों को या अपनी सखियों को मुंह दिखाने के लायक नहीं बची थी। तो इस प्रकार से यानी 1000 ईस्वी के आसपास हिंदी भाषा का विकास अपन मान सकते हैं, लेकिन इससे पहले भी हिंदी के बीज अंकुरित होने लगे थे, ये अपन इस बात को स्वीकार कर सकते हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी भाषा के विकास करने के लिए 3 यानी इसको प्राचीन काल, नंबर 2 मध्यकाल और नंबर 3 आधुनिक काल। 1000 ईस्वी से लेकर के 1500 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड है प्राचीन काल कहलाता है, और मध्यकाल यानी 1500 से 1800 ईस्वी के बीच का जो टाइम पीरियड है ये आपके मध्यकाल कहलाता है, और आधुनिक काल यानी 1800 ईस्वी के बाद का जो टाइम पीरियड है वो आपके आधुनिक काल कहलाता है। अब प्राचीन काल, इस काल में आपके या यूके इस टाइम पीरियड का जो राजनीतिक परिदृश्य यदि अपन देखें तो इस समय भारत पे तुर्कों का अधिकार था, और तुर्कों की रुचि जिस प्रकार से मुगलों की रुचि भारतीय सभ्यता संस्कृति की ओर थी या थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर उनका था, लेकिन तुर्कों का इस समय नहीं था। इसलिए हिंदी भाषा जो 1000 ईस्वी के आसपास बोलचाल की भाषा बन चुकी थी, तो इसको आगे बढ़ने में थोड़ी कठिनाई महसूस हुई, और इसमें हिंदी के विभिन्न रूप या रूप के अनेक रूपों में इसका प्रयोग होने लगा था। जैसे मान लीजिए अमीर खुसरो, अमीर खुसरो की पहलियों और मुखरियों देखिए खड़ी बोली का प्रयोग हो रहा था, यानी हिंदी का कोई एक स्वरूप इसमें दिखाई नहीं देता है, यानी अमीर खुसरो आपके खड़ी बोली का प्रथम कवि भी माना जाता है। तो इसकी अमीर खुसरो की जो पहलियां और जो मुखरियां थी उनमें खड़ी बोली में ये रचना कर रहा था। अब दक्षिण में बंदा नवाज एक कवि था, और इसने दक्षिणी हिंदी में यानी इसमें ये साहित्य सर्जन कर रहा था। आपके संत कवि थे, संत कवियों की भाषा को एक नाम दिया जाता है सदुकड़ी या पंचमेल खिचड़ी या पंचमेल खिचड़ी। इसमें संत कवि यानी पंचमेल खिचड़ी का मतलब यह हुआ, यानी इसमें कोई एक भाषा में अनेक भाषाओं के शब्दों का समाहार ये आपस में करने लगे थे। जैसे पूर्वी हिंदी है, आपके राजस्थानी है और ब्रज भाषा, इनके शब्दों को भी इन्होंने इस अंतर्गत समाहित कर लिया था। तो ये पंचमेल खिचड़ी कहलाई थी, ये सदुकड़ी भाषा कहलाई थी, ये संत कवियों की भाषा थी। अब अपन देखते हैं विद्यापति, मैथिल कोकिल विद्यापति, यानी इसने मैथिली में पदावली यानी विद्यापति पदावली की रचना की थी, और कीर्ति लता और कीर्ति पताका इनकी रचना इसने अपभ्रंश भाषा में की थी। तो ये अपन देख रहे हैं कि भाषा का कोई एक स्वरूप इस टाइम पीरियड में, यदि प्राचीन काल में भाषा का एक रूप नहीं था, विभिन्न रूपों में ये भाषा काम आ रही थी। और एक पिंगल भाषा, पिंगल भाषा किसे कहते हैं? अपभ्रंश और आपके जो राजस्थानी, इन दोनों के मिश्रण से डिंगल और पिंगल, ब्रज भाषा और अपभ्रंश भाषा, इन दोनों भाषाओं के मिलन से ये पिंगल भाषा बनी थी। तो इस समय भाषा का एक स्वरूप नहीं था, और राजनीतिक परिदृश्य भी भारत के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि इस समय तुर्कों का इसके ऊपर अधिकार था। तो ये भाषा के विभिन्न रूप। अब अपन इसका जो अगला रूप है मध्यकाल,
1500 से 1800 ईस्वी का जो टाइम पीरियड है वो मध्यकाल कहलाता है। इस काल में हिंदी की कुछ बोलियां, विशेष रूप से खड़ी बोली, अवधी और ब्रज भाषा यानी इस टाइम पीरियड में राजनीतिक यदि परिदृश्य की अपन बात करें तो इस समय सत्ता तुर्कों से निकल करके मुगलों के हाथों में आ चुकी थी और मुगलों की भारतीय सभ्यता और संस्कृति के प्रति थोड़ी बहुत रुचि थी। तो इसलिए इस टाइम पीरियड में हिंदी भाषा का प्रयोग, और हिंदी भाषा में भी जो विभिन्न बोलियां थी उन बोलियों में से कुछ तो बिल्कुल लुप्त टाइप हो गई थी। और ये तीन खड़ी बोली, अवधी और ब्रज भाषा यानी अमीर खुसरो से आपके खड़ी बोली निकल चुकी थी और अवधि पूर्वी हिंदी से निकल चुकी थी। और इस आधुनिक आपके जो आदिकाल का या प्राचीन काल का इस समय आपके ब्रज भाषा यानी पिंगल जो भाषा थी उस पिंगल भाषा से ब्रज भाषा एक स्वतंत्र बोली के रूप में काम में आने लगी थी। अब इसमें यदि थोड़ा देखा जाए तो ब्रज भाषा सबसे व्यापक भाषा के रूप में इस समय आ चुकी थी। और आपके कृष्ण भक्ति शाखा या आपके रीतिकाल, कृष्ण मार्ग की शाखा और रीतिकाल और आधुनिक काल के अंतर्गत भी यानी बातें और इस सुंदर का जो युग आता है उस समय भी आपके इस ब्रज भाषा में काव्य सर्जन यानी पद्य में ये ब्रज भाषा का प्रयोग किया जा रहा था। तो ये कृष्ण मार्ग की शाखा के अष्टचार्य जो कवि थे इसमें भी प्रमुख थे सूरदास, और सूरदास के बाद में आपके कुंभलदास है, दावादास है, सीत स्वामी, चतुर्मुखदास या रीतिकाल के केशव है, मतीराम है, आपकी सेनापति है, घनानंद है। इन लोगों ने आपके ब्रज भाषा को एक काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया था। तो ये ब्रज भाषा इस समय बहुत व्यापक भाषा के रूप में यानी बहुत बड़े क्षेत्र में व्यवहार में आने लगी थी। तो ये ब्रज भाषा और आधुनिक काल में सत्यनारायण, कविरत्न और बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ये आधुनिक ब्रज भाषा के कवि माने जाते हैं। तो ये ब्रज भाषा का इस टाइम पीरियड का जो मध्यकाल का जो टाइम पीरियड है उसमें ब्रज भाषा में विभिन्न साहित्य सर्जन और ये व्यापक भाषा के रूप में व्यवहार में आ चुकी थी। अवधी भाषा के भी इसमें कुछ रूप जैसे मान लीजिए राममार्ग की शाखा के जो प्रतिनिधि कवि थे तुलसीदास, लालदास और नाबादास, ये इन्होंने साहित्यिक अवधी भाषा का प्रयोग एक आपके जो प्रेमाख्यान गोवर्धन दास हुए थे तो इनकी भाषा का जो रूप है वो देखने में आता है। तो वो आता है अवधी का संस्कृत वाला यानी संस्कृत शब्दों की बहुलता वाली अवधी भाषा का प्रयोग आपके प्रेमाख्यान उर्दू की रचना करने वाले गोवर्धन दास ने किया था। और एक और जो रूप आता है जिसको अपन कहते हैं ठेठ अवधी। इस ठेठ अवधी में रचना करने वाले मलिक मोहम्मद जायसी तो ये आपके मध्यकाल यानी 1500 से 1800 का जो टाइम पीरियड है इस टाइम पीरियड में हिंदी भाषा की जो तीन बोलियां थी वो व्यवहार में आ चुकी थी और काफी आगे बढ़ गई थी और इनमें लिटरेचर भी खूब सारा मिलता है। अब अपन अध्ययन करते हैं हिंदी भाषा के आधुनिक काल। हिंदी भाषा का आधुनिक काल 1800 ईस्वी से माना जाता है और इस समय की यदि अपन बात करें तो इसका सीधा सा मतलब आपके खड़ी बोली से लिया जाता है। पहले भी अपन अध्ययन कर चुके जब हिंदी के हम प्रचार प्रसार की बात करते हैं हमारा सीधा सा तात्पर्य इसी खड़ी बोली से लिया जाता है। खड़ी बोली को लेकर के भी थोड़ा मत मतांतर था। कुछ विद्वान आपके इसको मुसलमानों की बोली मानते थे और कुछ आपके इसको हिंदी की बोली मानते थे, हिंदुओं की बोली मानते थे। तो इसमें भी थोड़ा मत मतांतर चलता रहता था। लेकिन खड़ी बोली
इस टाइम पीरियड में एक मजी हुई भाषा के रूप में, क्योंकि इस समय एक तो गद्य का विकास हो चुका था और गद्य आपके इसी भाषा में लिखा था ना, यानी उपयुक्त भाषा आपके गद्य के लिए लिखी थी, इसलिए एक तो गद्य का विकास इसके लिए प्लस पॉइंट हुआ था और खड़ी बोली का विकास हुआ था। दूसरा सांस्कृतिक पुनर्जागरण, सांस्कृतिक पुनर्जागरण है, धर्म प्रचार है, राष्ट्रीय आंदोलन है, स्कूल कॉलेज की स्थापना है, स्कूल कॉलेजों की स्थापना और शिक्षा का प्रसार, यानी इन सब के लिए मुद्रण यंत्रों या प्रकाशन, इन सब के लिए एक भाषा की आवश्यकता थी। तो ये सारा कार्य आपके खड़ी बोली करने में सक्षम थे। और अब अपने इसमें थोड़ा और आगे देखें तो खड़ी बोली गद्य के चार, खड़ी बोली गद्य के चार प्रारंभिक रचनाकार, इनके बारे में कई जगह प्रश्न भी पूछा जाता है। लल्लूलाल है जिन्होंने प्रेम सागर की रचना की थी, आपके सदर मिश्र नासिकेत का उपाख्यान ग्रंथ की रचना की थी, और रानी केतकी की कहानी जो मुंशी इंशाअल्लाह खान ने इसकी रचना की थी। तो और सुख सागर यानी प्रेम आपके सदा शुक्ला ने सुख सागर ग्रंथ की रचना की थी। तो ये कुल मिलाकर के आपके खड़ी बोली गद्य के चार प्रारंभिक रचनाकार थे। अब अपन इसे थोड़ा और आगे बढ़े तो अपन ये देखने में या अपने ये देखने में आता है कि इसके बाद में खड़ी बोली में रचना करने वाले, जैसे मान लीजिए एक और इसमें थोड़ी बात करें तो भारतेंदु युग, इसमें भी थोड़ी चलती है कि भाई इसमें उर्दू और आपके हिंदी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदू, यानी हिंदी और उर्दू इन दोनों का झगड़ा इस समय चल रहा था। तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदू उर्दू शब्दों की बहुलता वाली हिंदी के पास थे, और इसी समय राजा लक्ष्मण सिंह संस्कृत शब्दों या यूं कहता सब शब्दों की बहुलता वाली आपके हिंदी, यानी इस समय भी थोड़ा मतांतर था। अब अपने इससे थोड़ा और आगे बढ़े तो भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जो युग था, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के समय लगभग ये क्लियर हो चुका था कि खड़ी बोली ही एक प्रकार की हिंदी है, और गद्य का विकास या यूं के हिंदी गद्य के जनक भी भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र कहलाते हैं। तो इस समय हिंदी भाषा यानी खड़ी बोली का पूर्ण रूप से विकास हो चुका था। अब अपन इसको थोड़ा और देखें तो भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जो टाइम पीरियड था उस समय गद्य और पद्य दोनों की भाषाएं अलग अलग थी। गद्य की भाषा आपकी खड़ी बोली और पद्य ब्रज भाषा में रचा जा रहा था। तो ये भी आपके दुविधा वाली जो स्थिति थी, ये स्थिति आगे चल करके महावीर प्रसाद द्विवेदी जो सरस्वती पत्रिका के संपादक भी रहे थे, और उन्होंने हिंदी आपके लिटरेचर या यूं के हिंदी भाषा के ऊपर उनका बहुत बड़ा उपकार है। उपकार ये था कि इन्होंने गद्य और पद्य इन दोनों की भाषा एक करने वाले महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। और दूसरी इन्होंने आपके यूं के विराम चिन्हों का किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, व्याकरण के जो नियम थे उन नियमों के बारे में भी इन्होंने बहुत कुछ बताया था। तो ये थे आपके महावीर प्रसाद द्विवेदी जिन्होंने गद्य और पद्य दोनों की बोली के रूप में खड़ी बोली को एक प्रकार से स्वीकार्य बना दिया था। आगे चल करके फिर बाद में छायावादी कवि थे या प्रगतिवादी कवि थे या प्रयोगवादी कवि थे, सभी ने इसी खड़ी बोली को आधार बनाकर भी कार्य संग्रह किया है, चाहे गद्य हो या चाहे पद्य हो। तो ये इस प्रकार से हिंदी भाषा का विकास क्रम रहा है। और अगले अध्यायों में अपन जो राजस्थानी है और दूसरी ये आपके अवधी और खड़ी बोली और ब्रज भाषा, इनके जो व्याकरणिक विशेषताएं हैं इनके बारे में भी अपन अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।